हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 2 में। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था और हमने इसमें जो अपना सोर्स यूज़ किया है दैट इज़ एनसीईआरटी क्लास 11th की जो हमारी बुक है, दैट इज़ द बुक ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, उसका जो पहला चैप्टर है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, उससे हम इसको फिलहाल कवर कर रहे हैं। और क्योंकि अभी हम जब आगे जाके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। ठीक है, और ये हमने पिछले पार्ट से जो स्टार्ट किया है, हमने लास्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर आप कह सकते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, हमने जैसे देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है, फिर वो अथॉरिटेटिव बॉडी को डिफाइन करता है कि वो अथॉरिटेटिव बॉडी कौन होगी जो इन रूल्स वगैरह को बनाएगा, गवर्न करेगा। फिर ये लोगों के मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाता है, लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में ये बात करता है। तो ये सारे का सारे जो है मेजर फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि यहाँ पर इस तरीके का कोई कोर्स वगैरह है जो चल रहा है। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोज़ वगैरह के नोटिफिकेशन या हमारी तरफ से जो भी अपडेट पोस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, और कमेंट ज़रूर सभी लोग करें ताकि हम लोगों को पता लग सके कि आप लोग जो है वो हमारे एफर्ट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो हम लोग आपके लिए यहाँ पर कंटेंट लेके आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आप वो चीज़ें जो है देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बाकी जिसको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई स्पेशल फीडबैक हमें देना चाहता है तो वो भी कमेंट कर सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए तो बुक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और एक दो पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना सोर्स चेंज करके मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जो उसमें प्रियम्बल का पार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रियम्बल दैट इज प्रस्तावना, उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं बुक की तरफ। आइए, आज हमें देखना है द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव आउटलाइंड सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म, ये हम बात कर चुके हैं। दीज फंक्शंस एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सोसाइटीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता चल गया कि इस फंक्शंस की वजह से कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, या बहुत सारे जो देश हैं, जो सोसाइटीज हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है। ठीक है, बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो क्या है, देखिए, पहला ये है कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ये है कि हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा है कि इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये चीज़ें। इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, स्पेसिफिंग हाउ द स्टेट is to be constituted and what norms it should follow। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या बताया जाता है कि किस तरीके से जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और क्या नॉर्म्स है जो वहां पर फॉलो किए जाएंगे, मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो वहां पर फॉलो किए जाएंगे। When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document। जब हम constitution की बात करते हैं किसी भी देश को लेकर तो हम इसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ये जो कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें आर्टिकल्स वगैरह जो है वो दिए गए हैं। बट सम कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है फॉर इंस्टेंस, डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, रादर दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस दैट टेकन कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे इंडिया के केस में है, इंडिया के केस में एक सिंगल डॉक्यूमेंट है दैट इज रेफर्ड टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय संविधान। लेकिन अमेरिका, ये यूनाइटेड किंगडम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस जिनको कलेक्टिवली बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दैट सीक टू परफॉर्म द फंक्शंस दैट वी मेंशन्ड अबव। और वो फंक्शंस क्या है जो हमने आप ऊपर बात करी है, जैसे कि सारे के सारे जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस देखे थे लास्ट पार्ट में, वो। ठीक है, आगे देखिए, बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, दे आर मेयर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन द पार्चमेंट। अब यहां पर इसका मतलब क्या है कि दे आर द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, इसका मतलब यह है कि वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ पेपर पे है, मतलब कुछ चीज़ पेपर पे लिखी गई है, उसको कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कितना उसको अमल में लाया जा रहा है, वो ज़्यादा वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन क्रूशियल बनता है वो क्या है कि हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है।
व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव, और उसको इफेक्टिव क्या चीज बनाता है, व्हाट एंश्योर्स दैट इट हैज अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, कि क्या चीज है जो ये सुनिश्चित करेगा, ये चीज इंश्योर करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों की लाइफ पर रियल इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। और मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं देखिए, चलिए। पहला है मोड ऑफ प्रोम्युलगेशन। प्रोम्युलगेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है कि लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसकी हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड देखेंगे तो दैट इज प्रख्यापित, यानी कि लोगों के बीच में इसको पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे, दैट इज प्रोम्युलगेशन, ठीक है। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, ठीक है। इन मेनी कंट्रीज constitutions remain defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them, ठीक है। defunct का मतलब होता है which is no longer existing or functioning, ठीक है। जिस तरीके के वर्ड्स होंगे उनका मीनिंग थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इससे क्या है कि चीज़ें थोड़ा सा समझने में और याद रखने में आसान हो जाती है, ठीक है। no longer existing, that is means defunct। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बनाया जाता है या तो मिलिट्री लीडर्स के द्वारा, ठीक है, और या फिर ऐसे लीडर्स के द्वारा जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, हु आर नॉट पॉपुलर, और इनकी पास एबिलिटी नहीं है टू कैरी दी पीपल विद देम। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे लीडर्स द्वारा बनाया गया है जिनको लोगों का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि इंडिया का है, साउथ अफ्रीका का है और यूनाइटेड स्टेट्स का है, they are the constitutions which are created in the aftermath of popular national movements, ठीक है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि जो नेशनल मूवमेंट हुआ था पूरा का पूरा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सिमिलरली इट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of the Indian society together, ठीक है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे किस तरीके से किस किस डेट पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको एक ब्रॉड सेंस में ध्यान रखिए कि हालांकि जो इंडिया का संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वो एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया है दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एक लॉन्ग हिस्ट्री तो रही है इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट की, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पूरा का पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह चला है, उससे क्या है कि जो लीडर्स थे, उससे क्या हुआ था कि जो लीडर्स थे बेसिकली वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो गए थे। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है, वो एक तरीके से जो भी बात कह रहे थे वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो अब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी अगर संविधान को बनाया है तो उसके पीछे भी सारे के सारे देश के लोगों की सोच आप एक तरीके से कह सकते हैं कि थी, ठीक है। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट का ये फायदा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दे वर नॉट ओनली अ फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल बट दे वर बेसिकली दी मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ एनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of the society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power, ठीक है। यहां पर आप चीज समझ गए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लीगल कैसे बनता है, लेजिटिमेसी कैसे मिलती है, वो इस फैक्ट से मिलती है कि दैट इज ड्रॉन अप बाय द पीपल हु एंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, यानी कि ऐसे लोग जिनकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, जिनके पास नेगोशिएट करने की कैपेसिटी है एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और जो लोगों को कन्विंस करने के लिए क्या थे, जिनके पास एबिलिटी थी कि वो लोगों को कन्विंस कर सकते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रेंडाइजमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है कि एग्रेंडाइजमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर, मतलब पर्सनल पावर को सिर्फ एग्रेंडाइजमेंट करने के लिए या बढ़ाने के लिए ये एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट या हथियार नहीं है, ठीक है। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। तो यानी कि इसमें क्या था कि पूरे के पूरे देश के लोगों का एक कंसेंसस था, एक सहमति थी, ठीक है। Some countries have
subjected their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on the desirability of a constitution। ठीक है, रेफरेंडम का मतलब ये होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ओपन इलेक्शन की तरह होता है रेफरेंडम। ठीक है, जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि क्या चीज करी जाए या क्या चीज नहीं की जाए। अगर आप इसको हिंदी में अगर इसका वर्ड जानेंगे तो इसको बोला जाता है जनमत संग्रह। ठीक है, जिसमें किसी भी बात को लेकर लोगों की सलाह मशवरा ली जाती है, दैट इज रेफरेंडम। ठीक है, तो कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा भी हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बेस पे भी बना है, ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंडम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रेफरेंडम but nevertheless carried enormous public authority because it had the consensus and backing of the leaders who were themselves popular। मैं वही बात आपको कह रहा था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था उससे क्या हुआ है कि जो लीडर्स हैं अब उनको पूरे के पूरे देश के लोगों का सपोर्ट है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर वो सिर्फ कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स द्वारा बनाया गया है तो वो सिर्फ उन्हीं का थॉट या उन्हीं का उसमें सपोर्ट नहीं है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें सारे के सारे देश के लोगों का सपोर्ट है या उनकी सोच जो है कहीं ना कहीं उसमें झलकती है। ठीक है, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वाज नॉट सब्जेक्टेड टू अ रेफरेंडम, द पीपल अडॉप्टेड इट एज देयर ओन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजंस। ठीक है, तो बात वही है कि लोगों को भी ये समझ में आता है कि हमने जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से उनका चुनाव हुआ, या आई होप आपने थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा तो उसमें बेसिकली क्या है कि वो लोग जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो चुने गए थे लोगों द्वारा। ठीक है, तो जब वो लोग चुने गए थे तो लोगों को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर हमारे लीडर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है तो भले ही वो एक डायरेक्ट रेफरेंडम के थ्रू नहीं था, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स द्वारा बनाया गया है, तो उसमें क्या है कि मतलब वो हमारे लिए ठीक होगा। तो उसके प्रोविजंस को क्या करा, लोगों ने अबाइड करा, उसको माना। ठीक है, देयरफॉर द अथॉरिटी ऑफ पीपल who enact the constitution helps determine in part its prospects for success। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने उसको बनाया, ठीक है, इनेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, उन लोगों की जो अथॉरिटी थी उसने हेल्प किया टू डिटरमाइन इन पार्ट इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस, कि कितना वो सक्सेस होगा वो उन लोगों की अथॉरिटी से पता लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द सबटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कंस्टिट्यूशन। सबटेंटिव का मतलब होता है बेसिक या फिर मूल प्रोविजंस, मूल प्रावधान। ठीक है, देखिए, इट इज द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजंस। सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का एक हॉलमार्क है या उसका एक जो साइन है वो ये है कि वो समाज के सभी लोगों को कोई ना कोई कारण देता है जिससे लोगों को ये हो कि वो उसको अबाइड करें, मतलब उसको फॉलो करें या उसके साथ चल सके। मतलब किसी भी समाज के किसी भी तबके का यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें भेदभाव नहीं होता, सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें रहता है। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंस अलाउड परमानेंट मेजॉरिटीज टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप्स विद इन सोसाइटी वुड गिव माइनॉरिटीज नो रीजन टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का कोई प्रोविजन होता कि जिसमें यह दिया होता कि जो परमानेंट मेजॉरिटीज हैं, ठीक है, वो माइनॉरिटीज को क्या कर सकती हैं, ऑप्रेस कर सकती हैं, मतलब उनके जो आप कह सकते हैं कि उनका जो अधिकार है उसको वो दबा सकती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, अगर ऐसा उसमें कोई प्रोविजन होता तो माइनॉरिटीज के पास फिर कोई रीजन नहीं था कि जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को के साथ चल सकते। ठीक है, या फिर और अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमैटिकली प्रिविलेज्ड सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स, यानी कि कुछ लोगों को अगर प्रिविलेज दिया होता, कुछ लोगों को अगर विशेषाधिकार प्राप्त होते तो भी नहीं होता, तो बाकी लोगों के लिए फिर वो ये होता कि हम इसको क्यों फॉलो करेंगे, है ना। और दैट सिस्टमैटिकली एंट्रेंच्ड द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन अ सोसाइटी, यानी कि कुछ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी जो थे उनके अगर जो पावर्स है उनको अगर छीन लिया जाता, तो अगर ऐसा कुछ होता तो वुड सीज टू कमांड एलिजेंस, तो फिर लोगों का इस पर से भरोसा उठ जाता और लोग क्या थे, इसका साथ नहीं देते। इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड, अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि जो उनकी आइडेंटिटी है उसको स्टिफल किया जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है या दबाया जा रहा है, ठीक है, दिस हैज द मीनिंग ऑफ सप्रेस। ठीक है, कि अगर इनकी आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है तो दे विल हैव नो रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का या अबाइड करने का कोई कारण था ही नहीं। ठीक है,
नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परफेक्ट जस्टिस एज सच नहीं होता है, बट इट हैज टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम है कि उसको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि उसमें बेसिक जस्टिस को परस्यू करने का फ्रेमवर्क है। ठीक है, कोई एक एब्सोल्यूट जस्टिस या परफेक्ट जस्टिस तो वहां पर कुछ डिफाइन एज सच नहीं होता है। ठीक है, बाय दिस थॉट एक्सपेरिमेंट ask yourself this question: what would be the content of some basic rules in a society such that they gave everyone a reason to go along with them। ठीक है, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The more a constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely it is to succeed। ठीक है, जितना ज्यादा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो किसी की फ्रीडम को यानी कि आजादी को जितना ज्यादा प्रिजर्व करेगा, ठीक है, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, और जितने भी उसके सदस्य हैं उनके बीच में जितनी ज्यादा समानताएं होंगी, इक्वलिटी होंगी, उतना ज्यादा कोई भी जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उतना ज्यादा क्या हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, द मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइंस? आफ्टर स्टडिंग दिस बुक वन शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अफर्मेटिव। यानी कि ये बाद में आप लोगों को पता लगेगा, जैसे कि बात की जा रही है कि सभी के पास कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए, ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल सके। तो क्या ऐसा वाकई में हुआ है? भारतीय संविधान में क्या इस तरीके के प्रावधान दिए गए थे कि सभी लोगों को कोई ना कोई कारण मिले उसके साथ चलने का? तो वो अभी हम आगे जाके जो है, जब आप, इसमें तो लिखा गया है कि आप जब बुक कंप्लीट करेंगे, हम कहते हैं कि जब आप पूरा का पूरा ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तब आपको ये चीजें जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। Constitutions are often subverted not by the people but by small groups who wish to enhance their own power. Constitutions are often subverted. Subverted का मतलब होता है कि मतलब इसकी जो पावर है या जो अथॉरिटी है उसको कम कर देना या उसको पलट देना या उसको दबा देना। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सबवर्टेड। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा होता है कि उसको मतलब एक तरीके से उसकी अथॉरिटी या उसकी पावर को कम कर दिया जाता है, लेकिन पीपल द्वारा नहीं, बल्कि कुछ स्मॉल ग्रुप्स द्वारा जो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, यानी कि जो बड़ी सोच समझ के साथ, सूझबूझ के साथ बनाए जाते कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनमें क्या होता है कि वो इस तरीके से पावर को डिवाइड करते हैं, फ्रेगमेंट दी पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट कि कोई एक सिंगल ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को की अथॉरिटी को कम ना कर सके। ठीक है, देखिए यहां पर अब इस चीज को आप समझेंगे। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर। यानी कि सारी की सारी जो पावर्स है वो किसी एक ग्रुप को या किसी एक सेक्शंस को नहीं दी जाती है। ठीक है, इसीलिए है वो। दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अभी हम बाद में आगे जाके चीजों को समझेंगे, ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, फिलहाल आपके लिए आप ध्यान रख सकते हैं, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट्स, और जुडिशरी का मतलब तो आपको पता ही है, विच वर्क्स फॉर जस्टिस, कोर्ट्स वगैरह जो है। ठीक है, वो एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं विच आर मेड बाय लॉ। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से अगर आप किसी को भी, अब क्या है कि लेजिस्लेटिव का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है। तो अगर एक जो पावर है वो सभी एक को नहीं दी गई है, सबको अलग अलग पावर दी गई है, उससे क्या होगा देखिए, दिस एंश्योर्स दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अदर्स कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशंस। ठीक है, यानी कि अगर कोई चाहता भी है, इन जैसे इतनी सारी हमने इसमें आपको इंस्टीट्यूशंस दिखाई हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, अगर इनमें से कोई एक चाहे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना या उसको सबवर्ट करना या उसकी पावर को कम करना, अथॉरिटी को कम करना, तो वो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको चेक करेंगे। ठीक है, वो इस उल्लंघन को, इस गोइंग अगेंस्ट द एक्ट ऑफ लॉ को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली एक सिस्टम होता है, एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं
कि जो ये डिवीजन ऑफ पावर किया गया है या जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर किया गया है बिटवीन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इससे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों को तो फ़ायदा मिलता ही है क्योंकि अलग अलग बॉडी जो है वो अलग अलग काम करती है, लेकिन ये फ़ायदा भी है कि आप कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर करने की वजह से ये भी है कि जो आपका सबवर्जन है, सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी एक ग्रुप या कोई भी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वो उसको सबवर्ट नहीं कर सकता क्योंकि बाकी लोग उस पर क्या करेंगे, दे विल चेक। ठीक, चलिए आगे देखिए। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन सर्टेन वैल्यूज, norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का है वो ये भी है कि इसमें क्या होना चाहिए कि एक राइट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक सही संतुलन होना चाहिए बिटवीन सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स एज अथॉरिटेटिव। ठीक है, कि यानी कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं विच शुड बी रिजिड, ठीक, और बाकी इसमें कुछ सेम टाइम पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, बदलती हुई ज़रूरतें पड़ती हैं या कुछ हालात अगर बदलते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस जो है वो लाए जा सके। ठीक है, टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। ठीक है, यानी कि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ऐसे हैं कि उनको चेंज करना या अमेंड करना अगर मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, तो उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिर वो फेल कर सकता है। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन दी other hand too flexible will give no security, predictability और identity to a people। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा जो है वो रिजिड भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ बैलेंस, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रिजिडिटी। वो भी हम आगे जाके जब प्रोविजन समझेंगे धीमे धीमे तब हमें चीजों के बारे में पता लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Successful constitutions strike the right balance between preserving the core values and adapting them to new circumstances। ठीक है, you will notice the wisdom of makers of the Indian Constitution in the chapter on the Constitution as a living document। ठीक है, ये living document का मतलब वही हुआ कि as and when required changes can be made। ठीक है, हालांकि उसके प्रोविजंस हैं, काफ़ी लंबे प्रोविजंस हैं, ऐसे ही कोई भी उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी द प्रोविजन ऐसा है कि चेंज अगर ज़रूरत पड़ती है तो किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक, बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस एंड द लिमिट्स ऑन सच चेंजेस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। वही मैं बोल रहा हूं कि पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज है, यानी कि प्रोविजंस को चेंज करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ लिमिट्स भी है, यानी कि कोई भी ऐसे ही कुछ भी चेंज उसमें नहीं कर सकता है। ठीक है, वो हम आगे जाके जो है वो समझेंगे। This arrangement also ensures that no section or group can on its own subvert the constitution। ठीक है, ये चीज जरूरी है कि सबवर्जन जो है वो नहीं हो सकता है। Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions। ठीक है, कि constitution के पास authority है या नहीं है। Were the people who enacted the constitution credible? This question will be answered in the remaining part of this chapter। कि वो लोग जिन्होंने constitution बनाया वो क्रेडिबल थे या नहीं थे, पहला सवाल तो ये है। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट पावर वाज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट वाज नॉट इजी फॉर एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात ये है, जैसे कि हमने बात करी थी फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर की। ठीक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या संविधान में इस तरीके के प्रोविजंस, प्रावधान है कि वो सभी लोगों को एक कारण प्रदान करता है कि वो उसके साथ चल सके। ठीक है, और ऑल्सो इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशंस। वो लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनका लोकस है, मतलब वो उस रास्ते पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। द एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलेंट्री एलिजियंस ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन एक्सटेंट अपॉन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट। एलिजियंस का मतलब होता है कि लोग उसके प्रति कितने ज़्यादा, मतलब उससे कितना ज़्यादा लोग ये है कि वो आप खुद उसके साथ जुड़ना चाहते हैं या उसके साथ चलना चाहते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना जस्ट है। जस्ट का मतलब है कि वो कितना लोगों के लिए समान है, कितना उसमें बेसिकली ये कोई प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कोई गलती करता है तो उसको पनिश किया जा सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं न्याय संगत है। ठीक है, उसमें कितना ज़्यादा जस्टिस का
प्रोविजन है। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, किसके, जस्टिस के, न्याय के। तो ये सारी चीजें जो है आप धीमे धीमे आगे को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ये बेसिकली आप मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब फिलहाल के लिए हम इसको इस बुक से कवर कर लेते हैं, लेकिन बाकी हम इसको डिटेल में जब अपना सोर्स चेंज करेंगे हम उसको वहां से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। बट फिर भी एज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अब जो क्लास 11th के हमारे स्टूडेंट्स अगर वो पढ़ रहे हैं या अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं इस चैप्टर को, तो आधा अधूरा फिर चैप्टर छोड़ने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाकी मैं आपको कहूँगा कि इसको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिकली यूपीएससी वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम बाद में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इसको यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, लेट अस फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फॉर्मरली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। मैंने आपको बताया था कि उसके जो लोग हैं उनको इलेक्ट किया गया था, वहां पर सारे के सारे जो पीपल ऑफ द सोसाइटी है उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। इसकी फर्स्ट सिटिंग कब होती है, देखिए, इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946 and reassembled as Constituent Assembly for Divided India on 14th August 1947. Its members were chosen by indirect election. Indirect election से लोग चुने गए थे by the members of the provincial legislative assemblies. Provincial मतलब जो प्रांत की legislative assemblies थी, ठीक है, प्रांत की जो विधान सभाएं हुआ करती थी वहां से। That had been established under the Government of India Act 1935. ये चीजें जो है हम बात पहले कर चुके हैं, What is the Government of India Act 1935 वगैरह सब कुछ, ठीक है। The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of the British Cabinet, known as the Cabinet Mission. तो ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है कि Constituent Assembly जो है वो किस प्लान के तहत या किस मिशन के तहत जो थी वो बनी थी। तो ध्यान रखेंगे, इट वॉज द कैबिनेट मिशन, ठीक है। चलिए, अब इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए कि ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स फॉर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है, उसमें से क्या थे, 292 मेंबर्स आने थे और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कितनी स्टेट सीट्स दी गई थी, मिनिमम ऑफ 93, ठीक है। The seats in each province were distributed among 3 main communities, Muslims, Sikhs and in general in proportion to their respective population. यानी कि फिर भी ये होगा पॉपुलेशन के आधार पे कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी जो सीट्स होंगी वो ज़्यादा होंगी उस कम्युनिटी की, ठीक है। The member of each community in the provincial legislative assembly elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या है ये हम धीमे धीमे पढ़ेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कर लेना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, और ज़रूरी भी नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। आगे देखिए, द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन, ठीक है, उसको कंसल्टेशन से लोगों की सलाह मशवरा से किया जाना था। बाकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर सिलेक्ट किए गए देवर रिप्रेजेंटेड बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन क्या था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, ये हम बात कर चुके हैं, 3 जून का प्लान, पार्टीशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, ये सब चीजें एक ही है, ठीक है। दोज मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान सीज टू बी द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो आपका इस प्लान के तहत 3 जून 1947 के जो प्लान के तहत था उसमें इससे पहले ये बात की गई थी कि जो भी पार्ट ऑफ द कंट्रीज हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। और उससे पहले आपको पता है कि जब 1947 का जो ये प्लान लाया गया था ये किस बात पे लाया गया था कि मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की डिमांड की थी पाकिस्तान की। ये आप लोगों को पता है, कहानी हम ये पिछले पार्ट्स में अपने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले सेक्शंस थे वहां पर हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि अब उससे पहले जो मेंबर्स थे जो पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान बनना था, मतलब जिस एरिया को पाकिस्तान बनना था वहां के जो मेंबर्स थे वो अब क्या होता है कि इस प्लान के बाद दिस इज योर पार्टीशन प्लान, ठीक है, माउंटबेटन प्लान भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
पार्टीशन प्लान बनने के बाद अब जब ये डिसाइड हो गया कि कौन सा एरिया जो है वो पाकिस्तान में जाएगा, तो वहां के जितने भी सदस्य थे वो अब उसका पार्ट नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं टू 299 और कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 284 members were actually present on this date, that is on 24 January 1950, and appended their signature to the constitution as finally passed। ठीक, constitution कब इफेक्ट में आता है, कब फोर्स में आता है? ऑन 26 जनवरी 1950। ये हम सबको पता है, हमारा रिपब्लिक डे भी यही है। ठीक है, 26 जनवरी। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाली डेट भी इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज अडॉप्टेड। ठीक है, लेकिन वो उस दिन से इफेक्ट में नहीं आया था, इफेक्ट में आया है 26 जनवरी 1950 से। ठीक, आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द हॉरेंडस वायलेंस दैट द पाकिस्तान अनलीज्ड ऑन द सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, कि पार्टीशन की वजह से जो यहाँ पर बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, ठीक है, जो खून खराबा हुआ था, उसके एक आप कह सकते हैं कि उसके आड़ में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, या आप कह सकते हैं कि उसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कि देश में हालात जो थे वो अच्छे नहीं थे, पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह हो रहा था, तो उसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। बट इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द फोर्टिट्यूड ऑफ द फ्रेमर्स दैट दे वर नॉट ओनली एबल टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इमेंस प्रेशर बट ऑल्सो लर्न द राइट लेसन्स फ्रॉम द अनइमेजिनेबल वायलेंस दैट अकम्पनीड द पार्टीशन। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको ये एक तरीके से ट्रिब्यूट है। ठीक है, कि उन्होंने ऐसे जब इतना ज़्यादा प्रेशर चल रहा था देश के ऊपर, पार्टीशन था, ठीक है, और इन सब चीज़ों को लेकर जो प्रेशर चल रहा था, इतना ज़्यादा वायलेंस चल रहा था, तब भी उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फ्रेम किया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप वेयर नॉट ओनली वुड माइनॉरिटीज बी सिक्योर बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बियरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट्स। ठीक है, यहां पर बेसिकली क्या था कि एक सिटीजनशिप का, नागरिकता का एक नया कंसेप्शन लाया गया, जहां पर यह है कि ना सिर्फ माइनॉरिटीज, ठीक है, जो माइनॉरिटीज हैं ना सिर्फ वो सिक्योर होंगी, बल्कि सिटीजनशिप के अधिकार के लेकर जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी यहां पर काम नहीं करेगी। मतलब धर्म के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिटीजनशिप या नागरिकता का जो अधिकार है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, बट दिस अकाउंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टचेस अपॉन ओनली द सरफेस ऑफ हाउ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। ऑल्दो द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है कि सभी लोगों के पास मताधिकार नहीं था, यानी कि जैसे जो लोग चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, वो देश के सभी लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे। ठीक है, कुछ लोगों द्वारा चुने गए थे, सभी के पास ये जो सफरेज है, यानी कि जो मताधिकार है, जो आप कह सकते हैं कि राइट टू वोट है, ये सब लोगों के पास नहीं था। तो देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। लेकिन फिर भी ये एक अटेम्प्ट किया गया था कि जो असेंबली है, जो संविधान सभा है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए। Members of all religions were given representation under the scheme described above। जैसे कि ऊपर बताया गया था कि कम्युनिटी के वाइज उसमें क्या किया गया था कि जो उनकी पॉपुलेशन थी उसके आधार पर उनको सीट्स अलॉट की गई थी या रिजर्व की गई थी उनके लिए। ठीक है, इन एडिशन द असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट के भी कुछ मेंबर्स थे। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्यूपाइंग एज मेनी एज 82% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन। क्योंकि पार्टीशन के बाद वैसे भी मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो तो हट गए थे। ठीक है, तो अब इसमें कांग्रेस जो थी वो डोमिनेटिंग आप कह सकते हैं कि पार्टी थी, जिसका शेयर कितना था 82%, 82%। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्स पार्टी दैट इट मैनेज्ड टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट। लेकिन 82% था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारी विचारधाराएं थी। ठीक है, या फिर एक ये बहुत ज्यादा डाइवर्स पार्टी थी, तो इसके अंदर ही आप कह सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियंस, यानी कि जो अलग अलग विचार के लोग थे वो इसमें थे। तो इससे क्या हुआ कि एक आप एक कह सकते हैं कि एक पार्टी का मतलब एक पार्टी थी लेकिन उसका एक मत नहीं था, तो काफी सारे लोगों का उसमें विचार जुड़ा हुआ था, मत जुड़ा हुआ था। तो इससे भी इसको क्या मिलता है, डाइवर्सिफाई ये हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको आज यहीं तक रखते हैं।
आई होप कि इसका जो एक पार्ट थोड़ा सा चैप्टर का और बचा हुआ है वो हम अगले पार्ट में कवर करके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वापस से फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो, और प्रियम्बल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कि उसमें अभी हमें कुल मिला के ये 3 पार्ट कवर करने में और ये चैप्टर को कंप्लीट करने में 6-7 पार्ट लग सकते हैं। पर हमारा हमेशा से मकसद यही रहा है कि चीज़ों को हम स्पीड में नहीं करते। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें 2 महीने में 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर देना है। भले ही हमें सिलेबस कंप्लीट करने में 4 महीने 5 महीने 6 महीने लगेंगे, लेकिन हम चीज़ों को इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि एक बार आपने अगर ये कोर्स फॉलो कर लिया तो फिर आपको इधर उधर कहीं और से चीज़ें पढ़ने की या कुछ भी चीज़ें देखने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बारे में भी आप लोगों का मैं विचार जानना चाहूँगा। नीचे कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा कि ये स्पीड वगैरह को लेके आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जैसे आपने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी हमने 5 क्लासेस ली हैं, ठीक है। अगर चाहते तो हम उसको 2 में भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन हमने 5 इसीलिए ली हैं ताकि धीमे धीमे करके चीज़ें जो है वो समझ में आए, ठीक है। क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी किसी को भी अगर कोई यूपीएससी का भी कैंडिडेट है तो वो 2021 से पहले तो आप पेपर नहीं देगा। मतलब अगर दे भी रहा है तो हमारा उसमें कोई ऐसा इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। हम आपको तैयार कर रहे हैं 2021 के लिए। तो 2021 के लिए अभी आप 1 साल मान के चलिए, तो हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि विद इन 4 to 6 मंथ्स में जितने भी कोर्स अभी चल रहे हैं, जो अभी स्टार्ट हुए हैं, दैट इज़ योर इकोनॉमी है, पॉलिटी है, वो तब तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यहाँ पर चीज़ें पढ़ ली, फिर हम ये नहीं चाहते कि आप जाके कोई और सोर्स ढूंढें, वहाँ से चीज़ें पढ़ें, ठीक है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं एक ही जगह से पढ़ें, सो दैट कि आपका जो टाइम वगैरह है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा स्पीड वगैरह को लेके भी जो है वो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक ये बात पहुँचाइए कि इस तरीके कोर्स वगैरह जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बाकी जिन लोगों को अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और बाकी सारे लोग भी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए यहाँ पर कमेंट करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और उसके थ्रू आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ हमें बताना चाहते हैं या कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज़ okul.co@gmail.com, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।